69 बीपीएससी प्रीलिम्स के रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट का कुछ मिला जुला स्वरूप रहा है। मिला जुला स्वरूप कहने का सेंस है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 68 बीपीएससी 7 बीपीएससी 67 बीपीएससी में इंटरव्यू दिए थे जिनका 69 का प्रीलिम्स नहीं हुआ है, और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था 69 का प्रीलिम्स और उनका प्रीलिम्स का रिजल्ट। तो 69 प्रीलिम्स में ऐसा क्या था और क्या में चेंजेस हुए थे, क्या उसमें परिवर्तन हुई थी और क्यों ऐसा हुआ है, और 70 बीपीएससी का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए प्रीलिम्स को लेकर के। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग प्रीलिम्स वाले सेक्शन पे ही काम करें। प्रीलिम्स में देखेंगे किस तरह से चीज़ों में बदलाव हुई हैं, किस तरह से एग्जाम के पैटर्न में चेंजेस हुए हैं, और उस चेंज पैटर्न में 70 बीपीएससी के लिए आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। तो आप देखेंगे 69 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो एग्जाम हुए हैं वह एग्जाम एकदम क्लोज टू यूपीएससी रहा है। और कैसे रहा है इसको समझने के लिए हम लोगों को सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर में जो 69 बीपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस समझना होगा। एनालिसिस के बेस पे हम लोग 70 बीपीएससी 70वीं बीपीएससी के लिए रणनीति बना सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग इंडियन इकोनॉमी से जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 69 बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आए हैं उसको देखेंगे। क्या वह क्वेश्चन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो सिलेबस हम लोग पढ़ते थे उसके अकॉर्डिंग है, या उससे कुछ हटके है, और साथ ही साथ किस तरह से यह यूपीएससी के एग्जाम के पैटर्न के क्लोज है, और अगर क्लोज है तो इसको हमें किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। क्या एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन का मटेरियल कंटेंट ही सफिशिएंट होगा या फिर कुछ और आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं पहले 69th में पूछे गए इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चंस कैसे रहे, और उसी क्वेश्चन के साथ मैं सिलेबस को भी और कमिंग डेज में 70 बीपीएससी के लिए आपका क्या अप्रोच होगा उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। तो पहला क्वेश्चन 69 बीपीएससी में अगर आप देखेंगे प्रीलिम्स में जो पूछे गए हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन है व्हिच अमंग द फॉलोइंग करेंसी इज द कॉस्टेस्ट। इस निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा सबसे महंगा है। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस सेंस में है, हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ते हैं, टॉपिक होता है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें हम लोग पढ़ते हैं फॉरेन एक्सचेंज, एक सेक्शन है विदेशी विनिमय फॉरेन एक्सचेंज, और विदेशी विनिमय से क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चंस पहले भी आया है, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ मनी, रुपये की परिवर्तनीयता से क्वेश्चन आ रखा है, इंटरनेशनल ट्रेड से क्वेश्चन आ रखा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का डायमेंशन देखिए चेंज है। डायमेंशन क्या है, जो डिफरेंट करेंसी होते हैं फॉरेन एक्सचेंज विदेशी विनिमय में हम लोग पढ़ते हैं एक करेंसी का दूसरे करेंसी से में बदलाव अर्थात चेंजिंग किस कैसे होता है और किस दर पे होता है, यही पढ़ते हैं। और इसमें हम लोगों ने रुपया के कन्वर्टिबिलिटी को पढ़ा है या पढ़ाया है हमने या आपने पढ़ा होगा। लेकिन क्वेश्चन का जो एंगल है वह एंगल बड़ा ही फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, अमेरिकी डॉलर, कौन सा करेंसी सबसे महंगी करेंसी है। तो यह आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड और आईक्यू से बनने वाला क्वेश्चन है। इसके लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं है। इसके लिए अगर आपने पहले से पढ़ रखा है चीजों को और केवल अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई करते हैं तो उससे यह क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। जैसे यूरो है, यूरो यूरोपियन यूनियन करेंसी है, पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की करेंसी है, और अमेरिकी डॉलर जो है वह यूएस डॉलर है। इस तीनों का इवैल्यूएशन करना है, तो आप समझिए तरह से इस चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 19वीं सेंचुरी में 19वीं शताब्दी में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन थी। ऑब्वियस सी बात है यूनिवर्सल करेंसी और सबसे जो महंगी करेंसी मुद्रा होगी वह ब्रिटेन की होगी उस समय 19वीं शताब्दी में। उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमिकल पैटर्न चेंज हुआ और पैटर्न चेंज हुआ शिफ्टेड फ्रॉम ब्रिटेन टू अमेरिका। वर्तमान समय सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिकन अर्थव्यवस्था है और उसकी करेंसी यूएस डॉलर है। तो ऑब्वियस ही बात है ब्रिटेन की करेंसी पुरानी करेंसी है, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कभी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रही थी, इसलिए वर्तमान समय में भी उसका वैल्यूएशन क्या होगा, अधिक होगा, उसकी मूल्य क्या होगी, अधिक होगी। प्रेजेंस ऑफ माइंड अपने आईक्यू से अपने इंटेलिजेंसी से बनाना, अगर आपको पता नहीं है तो उससे बनाने वाला यह क्वेश्चन है। पाउंड और स्टर्लिंग इसका सही उत्तर बीपीएससी ने भी दिया और सही उत्तर है भी, 100+ इसका वैल्यूएशन है। इसका 90 के आसपास है, इसका 70 के आसपास, आप 70-80 के आसपास आप देखेंगे डॉलर का है। तो ये जो टॉपिक है, ये जो फॉरेन करेंसी का जो यह क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन का बेस क्या है, क्यों यह क्वेश्चन पूछा है, तो इसका ये आधार है हमारे सिलेबस का पार्ट। सिलेबस में जो टॉपिक हमारा है इंटरनेशनल ट्रेड,
इंटरनेशनल ट्रेड में फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय, उससे पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों समझना है ये सिलेबस का ही पार्ट है, लेकिन सिलेबस में पहले क्या होता था, हम लोग फैक्चुअल और इंफॉर्मेटिव चीजों को देखते थे, अब हमें कॉन्सेप्चुअल चीजों को पढ़ना होगा। लेकिन पढ़ने के बाद आप, यह गारंटी नहीं है जो उसी से हमारे क्वेश्चंस आएंगे। गारंटी कब कब होगी, जब करंट अफेयर से चीजों को जोड़ेंगे और साथ ही साथ जब आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड और अपने आईक्यू को लगाएंगे, तो ही आपके क्वेश्चन के आंसर सॉल्व होंगे। तो इकोनॉमिक्स में जो बदलाव हुए हैं, वह बदलाव क्या है, नेक्स्ट स्टेज की ओर हमें दिखा रहा है। तो नेक्स्ट स्टेज की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेज और यूपीएससी के क्लोज जा रहा है। आइए दूसरे क्वेश्चन से भी समझने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में क्या पूछा है। ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ आरबीआई इंक्लूडेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की मौद्रिक नीति हम लोग पढ़ते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये टॉपिक होता है, सिलेबस का पार्ट है। सिलेबस में जनरली पहले क्वेश्चन पूछा जाता था मनी मार्केट का फंक्शन, आरबीआई कैसे रेगुलेट करती है, हम लोग पढ़ते थे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल होता है, मात्रात्मक साख नियंत्रण और चयनात्मक साख नियंत्रण होते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब होता है। एसेट्स ऑफ आरबीआई भी हम लोग पढ़ते थे। एसेट्स ऑफ आरबीआई को अगर आप इन डिटेल्स में पढ़े होंगे, फंक्शन ऑफ आरबीआई और एसेट्स ऑफ आरबीआई में आप अगर पढ़े होंगे, उसमें देखे होंगे आरबीआई का कंट्रोल होता है सारे फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करने का काम कौन करती है, आरबीआई करती है। अगर इतना ही पॉइंट आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, किसी एक टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं, क्योंकि आरबीआई इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ आईएमएफ में भी रिप्रेजेंटेटिव होता है, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ऑब्वियस ही बात है, आईएमएफ में भारत सरकार का जो परिसंपत्ति होगा वह आरबीआई का परिसंपत्ति होगा, एसेट होगा, तो यहाँ पे उसको भी कंसीडर किया गया है। आइए इस क्वेश्चन के साथ, अब इतना एक्सप्लेनेशन के साथ, इस क्वेश्चन के साथ और ऑप्शन के साथ हम लोग इंटरलिंक करते क्या है। आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। विदेशी मुद्रा संपत्ति मींस फॉरेन करेंसी एसेट। ऑब्वियस सी बात है, फॉरेन करेंसी अगर है आरबीआई के पास तो वह तो विदेशी मुद्रा भंडार में होगा ही, सीधा सीधा है यह। गोल्ड, गोल्ड भी आएगा। विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, एसडीआर। एसडीआर क्या होता है, यह करेंसी ऑफ आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो करेंसी होती है वह एसडीआर होती है। ऑब्वियस ही बात है, मैंने पहले ही बोला था, आईएमएफ में भारत सरकार के बिहाफ इंडियन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, आरबीआई होता है, आरबीआई होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो एसडीआर का कंट्रोल होगा वह किसके पास होगा, आरबीआई के पास होगा, तो आरबीआई की परिसंपत्ति में एसडीआर भी आएगा। फिर आरक्षित किस्त स्थिति, देखिए यहाँ पे हिंदी थोड़ा सा टेक्निकल है और इंग्लिश इसके आसान है। रिजर्व ट्रेंच, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, देखिए होता क्या है, यह ट्रेंच आईएमएफ मेंबर कंट्री को कुछ सुविधा देती है और यह सुविधा क्या होता है, उनके कोटा के बराबर होता है। कोटा क्या होता है, यह पढ़ना होता है हमें, किस कंट्री का कितना कोटा होगा आईएमएफ में, कितनी भागीदारी होगी आईएमएफ में, उसी भागीदारी के अनुरूप उसको क्या मिलता है, कुछ सुविधा मिलता है। सुविधा कहने का सेंस है विदेशी मुद्रा एसडीआर के फॉर्म में, जो एसडीआर है स्पेशल ड्रॉइंग राइट है, या और कुछ फॉरेन करेंसी अगर चाहिए तो वह सुविधा। और यह सुविधा विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें दो महत्वपूर्ण होता है, एक रिजर्व ट्रेंच, दूसरा है क्रेडिट ट्रेंच। रिजर्व ट्रेंच अर्थात जितना हमारा कोटा है, जितना हमारी उसमें परिसंपत्ति है दी हुई है, जितना हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर उतना ही हम लेते हैं तो वह रिजर्व ट्रेंच की कैटेगरी में आता है और वह जब चाहे तब हम आईएमएफ से ले सकते हैं। कौन ले सकता है, तो आरबीआई, भारत सरकार के बिहाफ। तो ऑब्वियस ही बात है, रिजर्व ट्रेंच जो पोजीशन है वह क्या है, वह एसेट ऑफ आरबीआई है। ये कंफ्यूजन था बच्चों का और ये आईएमएफ और इसको लेकर के, तो यहाँ पे इंटरलिंक करके आपको पढ़ने की जरूरत है, तो जाकर के आप चीजों को समझ पाएंगे और आंसर दे पाएंगे। देखिए इकोनॉमिक्स के टॉपिक सेम है, दिख रहा होगा आपको। टॉपिक जो पहले टॉपिक हम लोग पढ़ते थे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ, टॉपिक वही है। मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग पढ़ते थे, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, मनी मार्केट, आरबीआई के फंक्शन को पढ़ते थे। अब आरबीआई के फंक्शन को आईएमएफ से अगर इंटरलिंक करके थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा, यह क्वेश्चन सही हुआ होगा। ये कहने का सेंस है, पहले फैक्ट्स रट के जाते थे, बैंक रेट कितना होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो, अब उससे हमारा काम नहीं चलेगा। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट हो चुका है और उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सिलेबस वही है लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या है, वह आगे बढ़ चुका है। आइए देखते हैं फिर क्या है। तो यहाँ पे दे रखा है 2002-3 में ही आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के रूप में
इसको रिजर्व ट्रेंच को क्या किया था, अनाउंस कर लिया था, शामिल कर लिया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा है 69th बीपीएससी में, ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के हैं, करंट अफेयर्स के हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के हैं। इंटरनेशनल ट्रेड आपको पढ़ना होगा, इंटरनेशनल ट्रेड में करंट अफेयर्स से जोड़ना होगा, उसके बाद ही यह क्वेश्चन पूछा बन पाएगा आपसे, क्योंकि क्वेश्चन है रूल्स ऑफ ओरिजिन। किसी प्रोडक्ट के ओरिजिन को लेकर के क्या रूल्स है, उससे यह क्वेश्चन है। और यह देखेंगे आप, रसिया, यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन, रसिया यूक्रेन वार और रसिया और इंडिया और यूरोपियन यूनियन, यह तीनों के बीच का यह मामला है। क्या है यह मामला, में देखेंगे यूरोपियन यूनियन ने भारत सरकार को कंडेम किया था। जो भारत सरकार जो है वह क्या कर रही है, वह रसिया से तेल मंगा करके यूरोपियन यूनियन को बेच रही है। इसलिए भारत के पेट्रोल को क्या करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, उसके इस ट्रेडिंग को ब्लॉक करना चाहिए। तो भारत ने कंडेम किया था। ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट, एग्जैक्टली रसिया से हम पेट्रोल परचेज करते हैं, खरीदते हैं, आयात करते हैं, लेकिन उसको प्रोसेस करते हैं, उसका क्या करते हैं हम लोग, उसको फिल्टर करते हैं, मींस उसका रिफाइन करते हैं, उसको क्रूड ऑयल खरीदते हैं और रिफाइनरी के थ्रू रिफाइन जो पेट्रोलियम है उसको हम यूरोप से एक्सपोर्ट करते हैं। रसिया से क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, रिफाइनरी में उसको रिप्रोसेस करके फिर उसको हम निर्यात करते हैं। तो ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। यह रशियन प्रोडक्ट नहीं रहा, इंडियन प्रोडक्ट रहा। तो भारत ने यूरोपियन यूनियन कहा था, यूरोपियन यूनियन के रूल्स हैं, अगर किसी प्रोडक्ट का किसी स्थान पे उसके क्वालिटी में उसमें कुछ और वैल्यू एडिशन होता है, कुछ चेंजेज हो जाते हैं, तो वह उस स्थान का प्रोडक्ट माना जाएगा, ना कि प्रीवियस प्लेस का। तो भारत सरकार ने इस बेस पे कंडेम किया था। तो इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहा था और न्यूज में रहा, इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ा हुआ मामला है, तो यह हमारे क्वेश्चन आए हैं। तो आप देखेंगे बहुत ही इंटेलिजेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और यह एकदम यूपीएससी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। कहीं से भी बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस को पूछने की पॉसिबिलिटीज नहीं थी, और करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है यह इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ लेंगे, ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट का सारे मैकेनिज्म को पढ़ लेंगे, और करंट अफेयर से जब जोड़ लेंगे तो ही जाकर के इसके आंसर निकल पाएंगे। तो एक और मैसेज यहां से निकल के आ रहा है, अब पहले करंट अफेयर्स आप लोग अलग अलग बुक से कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते थे और उससे हमारा काम चल जाता, लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं करना होगा। आपको करंट अफेयर्स भी रेगुलर पढ़ना होगा और इन डिटेल्स पढ़ना होगा, यूपीएससी अप्रोच के साथ पढ़ना होगा, कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना होगा। इसका जो आंसर है, इसका बीपीएससी 4 का आंसर दे रहा है डी, मींस सारे ऑप्शन इसके जो है वह सही हैं। क्या है इसका ऑप्शन, आइए पढ़ते हैं। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्पत्ति का नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। एग्जैक्टली, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कहता है उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करता है कि दिए गए उत्पाद पर कौन सा नियम और शुल्क लागू होता है। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी प्रयोजन में किया जाता है। उनका महत्व इस तथ्य से मिलता है कि कई मामलों में शुल्क और प्रतिबंध आयात के स्रोत पर निर्भर करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट, सभी ऑप्शंस इसमें सही हैं, और ये आपको करंट अफेयर से ही निकलेगा, कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन देख रहे हैं, सिलेबस है, सिलेबस के टॉपिक हैं, लेकिन उस टॉपिक को पढ़ना है आपको, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। इंटरनेशनल ट्रेड में अगर कॉन्सेप्चुअल और स्टैटिकल चीजों को नहीं पढ़ेंगे तो आप ऐसे करंट अफेयर्स और अप्लाइड चीजों को नहीं जोड़ पाएंगे। तो आपको पढ़ना भी है और इसको कनेक्ट भी करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या नया परिवर्तन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेगुलर पॉपुलेशन से 4 से 5 क्वेश्चन होते थे, मोर देन 5 क्वेश्चंस भी कभी बीपीएससी ने पूछा है, लेकिन इस पर्टिकुलर ईयर में पॉपुलेशन से क्वेश्चन मिलता है 2 क्वेश्चन है, और दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंटेलिजेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों ने इसको बनाया होगा और यहाँ के बच्चों ने बनाया है इसको। यह भी इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, यह भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और यह आपके इंटेलिजेंसी से बनने वाला क्वेश्चन है। नॉलेज से अधिक यहाँ पे क्या चाहिए, इंटेलिजेंसी चाहिए। क्या है इंटेलिजेंसी, पहला, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब क्या विचार करना है, पहला, यह जन्म से ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। पहला स्टेटमेंट, अगर आपने पॉपुलेशन थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, इन्फेंट डेथ रेट का रिकॉर्ड कैसे होता है उसको आपने पढ़ा होगा। यह 1000 पे होता है, ना कि 10,000 पे होता है। तो पहला स्टेटमेंट ही हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देख लीजिए, फर्स्ट, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 1 ईयर ऑफ एज एक्सप्रेस्ड पर 10,000 लाइव बर्थ। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, यह सही स्टेटमेंट
नहीं है। अब बचा क्या, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर मान लीजिए 1950 में जो इन्फेंट डेथ रेट था वह कितना था, यह हमें पता नहीं है। हो सकता है यह नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं, घबराने, क्वेश्चन के लेंथ को देख करके नहीं घबराना है, और क्वेश्चन के पहले ऑप्शंस को भी देख के नहीं घबराना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में ही आपके आंसर छुपे हुए हैं। फिर दूसरा, वर्ष 2000 शिशु मृत्यु दर 30 थी। ऑब्वियस सी बात है, इसको तो आपने पढ़ा ही होगा, क्योंकि जब आप सेंसस तैयार करके जाते हैं 2019 में कितना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना इन्फेंट डेथ रेट था, मोर्टेलिटी रेट था, या तो हम जरूर तैयार करके जाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन हमें पता होगा, तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा, भारत के रजिस्ट्रार जनरल के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर राज्य वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नहीं, यह भी पढ़ के जाएंगे आप। पढ़ के क्या नहीं जाएंगे, पढ़ के ऑप्शन नंबर 2 नहीं जाएंगे। जनरली जिस तरह से पढ़ने का हमारा अप्रोच होता है उसमें हम पॉपुलेशन को पढ़ते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 पढ़ने 1950 में कितना डेथ रेट था, जनरली हम लोग इसको नहीं नोटिस करते हैं, या नहीं पढ़ के जाएंगे तो इसकी हमको जरूरत भी नहीं है। चौथा ऑप्शन भी हम पढ़ के जाएंगे, इसलिए हम इसको गलत काट देंगे। तीसरा ऑप्शन भी हमें पता होगा और दूसरा ऑप्शन हमें नहीं पता है, तो केवल तीसरा ऑप्शन का कोई आंसर नहीं है। 2 और 3 जहां दिख रहा है उसको मार दीजिए, आपका यह आंसर सही होगा। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, इस क्वेश्चन के ऑप्शन में ही आंसर है। क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, क्वेश्चन में ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को पूछा गया है, क्वेश्चन में कुछ ऐसे फैक्ट्स भी दिए गए हैं जिसको जनरली हम प्रिपेयर नहीं करते हैं, लेकिन उस फैक्ट्स को हम इलिमिनेशन से इलिमिनेट करते हुए हम राइट सही आंसर तक क्या करते हैं, इजीली पहुंच जाते हैं, और हमारा आंसर 2 और 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा पॉपुलेशन बेस्ड है, इकोनॉमी के क्वेश्चन है। अब पॉपुलेशन में ऐसे क्वेश्चंस को भी, ऐसे चीजों को भी तैयार करना है, सिलेबस का पार्ट है। देखिए सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं है, डायमेंशन चेंज है केवल, यही मैंने बोला था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है और इसका आंसर कैसे निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपका पॉपुलेशन से है, ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल, ये सब पढ़ते हैं जनरली, हम लोग भी क्लास में पढ़ाते हैं और पढ़ाया है मैंने। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन था ऑप्शंस को लेकर के, तो ऐसे क्वेश्चन में भी आपको इंटेलिजेंसी के साथ आंसर करना है, तो आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। क्या है क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन देखते हैं और फिर इसके आंसर को देखते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज ए कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस व्हिच एनेबल्स। ठीक है, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण को, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को एक प्रक्रिया के संदर्भ में बेहतर ढंग से समझाया गया है जो सक्षम बनाता है। मींस किसके आधार पे बेहतर ढंग से यह एक्सप्लेन्ड है। पहला, किसी देश के व्यक्तियों के द्वारा अधिक पूंजी को जमा करना, नहीं तो पूंजीपति है, मानव पूंजी थोड़ी है। दूसरा, ज्ञान बढ़ाना, कौशल स्तर बढ़ाना, या हो सकता है 2, 3 सही है। चौथा कहता है देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं को बढ़ाना, चौथा ऑप्शन भी सही है। अब देखिए 2, 3, 4 सही है, हम लोग इसमें आते हैं। ओनली 1 देता है जो कि सही नहीं हो सकता है, 1 और 2 दे रहा है जो कि 1 पहले ही कट गया, सही नहीं है। केवल 3 और 4 दे रहा है तो 2 नहीं होगा, 2 भी होगा, 2 नहीं दे रहा इसलिए सी भी नहीं होगा। ओनली 4, चूंकि 4 ऑप्शन में देश के लोगों को ज्ञान ऑप्शन 2 भी शामिल है और इसमें ऑप्शन 3 भी शामिल है। यहाँ पे आपको अपनी इंटेलिजेंसी से, आपको अपने विवेक से, आपने जो प्रैक्टिस किया है एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को और टेस्ट सीरीज से, उसके आधार पे इसके आंसर को निकालना था। अब ऐसे क्वेश्चंस भी अगर बहुत बच्चों का गलत हुआ है, यहाँ पे किसी की भी गलती नहीं, ना कोचिंग इंस्टीट्यूशन की ना आपकी पढ़ाई, केवल और केवल सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिक इंटेलिजेंट अप्रोच की गलती है। कहते हैं राइट टाइम, राइट प्लेस इन राइट वे। सिविल सर्विसेज इज नथिंग जस्ट ए मेंटल गेम, यू कैन अप्लाई योर माइंड, राइट टाइम, राइट प्लेस इन राइट वे। ये पूरा का पूरा दिख रहा है बीपीएससी में, एकदम यूपीएससी का अप्रोच। कम नॉलेज वालों का भी इसलिए रिजल्ट प्रीलिम्स में हुआ है, और ऐसे बच्चे भी हैं जिनका 100 मार्क्स है इस बार, और आप आएंगे तो देखेंगे 100 मार्क्स वाले बच्चे हैं, 100 मार्क्स ला करके भी रिजल्ट लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में 99% बच्चे फंसे हैं। क्या है, इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी। सॉल्वेंसी और बैंक करप्सी, सॉल्वेंसी दिवालियापन और दिवालियेपन, दोनों का हिंदी में कंफ्यूजन होगा, और इंग्लिश में अगर देखेंगे तो आप चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। सॉल्वेंसी होता है क्या,
अगर कोई पेमेंट नहीं कर पाता है, वह लॉस में है, और बैंक करप्सी क्या होता है, उसको बैंक ने डिक्लेयर कर दिया है या बैंक करप्ट है, अब यह लौटा नहीं सकता है। इंसॉल्वेंसी में हो सकता है वह रीपे कर दे आफ्टर सम टाइम, लेकिन बैंक करप्सी में वह रीपे नहीं। दिस इज फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी। अब ये एनपीए हम लोग पढ़ते थे, बैंक करप्सी मींस क्या, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में होता है, लेकिन नेक्स्ट स्टेज आ गया अब यह बैंक करप्सी और इंसॉल्वेंसी आपके माइंड में जाता होगा, लेकिन आपने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया होगा। तो चीजों को समझने की जरूरत है, जो हमारे आसपास सामान्य घटनाएं हो रही हैं, उन इंफॉर्मेशन और उन घटनाओं के प्रति आप कितना जागरूक हैं, कितना अवेयर हैं, और कितने अवेयरनेस से उसको क्या करते हैं, चीजों को एक्सप्लेन करते हैं और उसको अपने अंदर समझ के रूप में विकसित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप खोजेंगे तो आपको किताबों में, बुक में, जनरल पढ़ाई के लेवल पे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक जागरूक स्टूडेंट हैं, आप एक कॉन्शियस स्टूडेंट हैं, तो आप इसको आपके माइंड में अगर पहले स्ट्राइक कर गया होता, इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी क्या है, दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है, तो शायद चीजें आसान होती और आप आसानी से यहाँ तक पहुंच सकते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप देखेंगे, इसका सही आंसर है सी। क्या है सी, ओनली फॉर, चौथा आंसर केवल ऑप्शन क्या है, सही है। एक्सप्लेनेशन में भी है, मैं सेंड कर दूंगा। और इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी का डिफरेंस देखेंगे। मैंने बोला था इंसॉल्वेंसी ए स्टेट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस वेयर एन इंडिविजुअल और ए फर्म कैन नॉट पे ऑफ डेब्ट्स। मींस एक फिनेंशियल डिस्ट्रेस है जब कोई इंडिविजुअल और व्यक्ति या फर्म अपना ऋण चुका नहीं पाता है, सिर्फ इतना ही है इंसॉल्वेंसी। लेकिन जब उसको बैंक रिकॉग्नाइज करता, डिक्लेयर कर देता है, ए लीगल डिक्लेरेशन, एक कानूनी रूप से यह डिक्लेयर्ड होता है दैट एन इंडिविजुअल्स और ए फर्म इज इंसॉल्वेंट, मींस इंसॉल्वेंसी का ही अगला स्टेज होता है बैंक करप्सी। अगर कोई बैंक डिक्लेयर कर देता है कानूनी रूप से जो यह अब रीपे नहीं कर सकता है, तो वह बैंक करप्सी है। यही डिफरेंस है। तो चीजों को समझना है, दोनों में अंतर है, और दोनों के अंतर को अगर पहले रिकॉग्नाइज कर लेते तो यहाँ पे यह सही हो सकता था। लेकिन एक क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, घबराना एकदम नहीं है। अगर 13 क्वेश्चन पूछे गए इकोनॉमिक्स में, 3 क्वेश्चन तक आपको गलत करने का अधिकार है। तीन तीन से अगर अधिक गलत होता है तो फिर समस्या, फिर आपको उसको चेंज करने की जरूरत है। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था, 1956 में। ये एक फैक्चुअल और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, जनरली इसको आप इंडस्ट्री में पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या है। और भी कुछ पूछा है इकोनॉमिक्स में। हाँ, ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है पूरा का पूरा। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोडक्ट लिंक्ड इनिशिएटिव। पीएलआई स्कीम क्या था? अब ये पीएलआई स्कीम एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्कीम है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, अर्थव्यवस्था में इंप्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। ये मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट है, और यह अपने आप में अर्थव्यवस्था पर एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालेगा। और गवर्नमेंट ने बजट में इसको अनाउंस किया था। ये हमारी यह क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि कोई जरूरी नहीं है 7-0 में आपके यह क्वेश्चन होंगे, लेकिन इस तरह का कोई ऐसा स्कीम इसका ब्रॉडर इंपैक्ट हो, पोर्ट पे, इकोनॉमी पे, एग्रीकल्चर पे, या फिर किसी और सेक्टर, पर्टिकुलर सेक्टर पे, तो उसको हमको जरूर कवर करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हार्डकोर करंट अफेयर्स, सीए करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है यह। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी हमारा जो है स्वामित्व स्कीम, यह भी अपने आप में क्या है, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है। स्वामित्व स्कीम जो है भारत सरकार की स्कीम है, जिसमें लैंड सर्वे जो होगा वह ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। इसका भी बहुत मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट है। यह तो मुझे लगता है दोनों ही स्कीम आपके मेंस, जो 69th वाले बच्चे मेंस दे रहे हैं, प्रीलिम्स जो क्वालिफाई किए हैं, वह भी करके जाएंगे। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया में सबसे अधिक डिस्प्यूट्स जो है वह क्या है, लैंड को लेकर के डिस्प्यूट है, और लैंड मेजरमेंट और लैंड के सर्वे को लेकर के, और लैंड के सर्वे में टेक्नोलॉजी को यूज करके इस लैंड के डिस्प्यूट को कम किया जाएगा। जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो प्रॉब्लम है रूरल सेक्टर में, वह भी कम होगी। साथ ही साथ जो लैंड का अनप्रोडक्शन है, अनप्रोडक्टिव स्टेज है, अनुत्पादक अवस्था अर्थात डिस्प्यूट होता है, तो वह क्या होता है, वह बैरन लैंड, बंजर भूमि के रूप में होता है, उसका यूज नहीं होता, तो वह भी नहीं होगा। उसकी वह क्षेत्र भी कम होगा, जिससे क्या होगा, भूमि का अधिक से अधिक उपयोग हो पाएगा। तो यह भी आपके करंट अफेयर्स है, और यह ऐसा करंट अफेयर्स है जो हमें लगता है इस बार मेंस में भी, 69th के मेंस में भी, यह दोनों इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसका ब्रॉडर इंपैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है।
हाँ, ये देखिए इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एक टॉपिक है, आपको रेगुलर यहाँ से क्वेश्चन होता है, सिलेबस का पार्ट है, और वहां से यह दिया गया है। और इन्फ्लेशन से कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। देखिए पहले इन्फ्लेशन में पूछा जाता था इन्फ्लेशन क्या होता है, या इन्फ्लेशन का मेजरमेंट इंडेक्स क्या होता है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कंट्रोल कैसे क्या होता है। लेकिन अब इसका नया डायमेंशन है, इन्फ्लेशन रिलेटेड टर्मोलॉजी, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन। ये आज से लगता है 2 साल पहले, 3 साल पहले मैंने एक वीडियो शूट किया था, वहां से इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है। तो मैंने हमारे YouTube चैनल पे पढ़ा हुआ, इसको रिपब्लिश भी इधर बच्चों ने किया है, उसको करवाया है, बच्चों ने बोला सर इसको रिपब्लिश कर। तो ये मैंने आज से 3 साल पहले एक वीडियो शूट किया था, वहां से इसके आंसर आपको इजीली निकल जाए। लेकिन इस क्वेश्चन के में आप देखेंगे यह क्वेश्चन भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में, और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर चीजों को समझ लेंगे तो आसानी से आप इसको बना सकते हैं, टफ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति जन्य मंदी का योग में, यहाँ पे 2 वर्ड है, मुद्रास्फीति जन्य मीन्स मुद्रास्फीति क्या, इन्फ्लेशन महंगाई, और मंदी मीन्स क्या, रिसेशन मीन्स कहीं वस्तु की कीमत बढ़ रही है और कहीं वस्तु की कीमत घट रही है, में योगदान दे सकता है। सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो वह महंगाई लाएगा। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आर्थिक विकास में सुधार, यह भी सही है। कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, टोटल डिमांड और कंज्यूमर एक्सपेंसेस में करी, घरेलू घरेलू मुद्रा की सराहना से निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में क्या आना, कमी आना, चौथा ऑप्शन। तो अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, चौथा ऑप्शन को बीपीएससी रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं करता है। चौथा ऑप्शन जो है वह नहीं है, सॉरी चौथा ऑप्शन भी है, घरेलू मुद्रा में की सराहना से निर्यात, घरेलू मुद्रा की सराहना अगर देखेंगे आप तो नहीं समझ पाएंगे, इसमें समझेंगे एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, कहने का सेंस है घरेलू मुद्रा की कीमत को क्या करना, विदेशी मुद्रा की कीमत में बढ़ा देना। बढ़ा देने से क्या होगा, निर्यात जो है, निर्यात हमारा डिस्ट्रेस होगा, निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी आएगी, निर्यात कम होगा तो क्या होगा, उसका यह प्रभाव होगा, तो विदेशी मुद्रा का तो कमी होगा ही होगा, साथ ही साथ घरेलू अर्थव्यवस्था में वस्तु की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। तो ये चारों ही ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे, 1, 2, 3 एंड 4। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संभावित रूप से मुद्रास्फीति जन्य मंदी में योगदान करता है, यह स्टैगफ्लेशन है, इंग्लिश में इसको स्टैगफ्लेशन कहेंगे। महंगाई भी है और मंदी भी है, दोनों जो अर्थव्यवस्था में एक साथ रन करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति जन्य मंदी। देखिए स्टैगफ्लेशन के तत्व का सही वर्णन करते हैं चारों स्टेटमेंट। इसको एक आसान भाषा में आप समझिए, जैसे इंडियन इकोनॉमी है तो इस तरह समझिए, इंडियन इकोनॉमी है, इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन में दे दे रहा हूँ। या एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, इस अधिकांश जनसंख्या किस पर निर्भर है, एग्रीकल्चर, कृषि पर निर्भर। तो कृषि क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर ईयर में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो टोटल प्रोडक्शन था, वह प्रोडक्शन जो हम लोगों ने प्रिडिक्ट कर रखा था उसकी तुलना में कम हुई। टोटल कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया, टोटल प्रोडक्शन कम हो जाएगा, कम हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है, जो फूड्स है, जो खाद्यान्न है, उसकी सप्लाई क्या होगी, वह भी कम हो जाएगी। और जब खाद्यान्न की सप्लाई कम हो जाएगी तो उस सेक्टर में प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा, कीमत खाद्यान्न की बढ़ गई, अर्थात क्या हो गया, इन्फ्लेशन, महंगाई। लेकिन अब साइमल्टेनियसली स्टैगफ्ले मतलब मंदी भी होना चाहिए तो ही स्टैगफ्लेशन होगा। अब देखिए, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 50% के आसपास जनसंख्या इन्वॉल्व है, ऑब्वियस ही बात है, जो फार्मर है, क्योंकि एग्रीकल्चर का टोटल प्रोडक्शन कम हो गया तो फार्मर का इस पर्टिकुलर ईयर में इनकम क्या होगा, इनकम भी कम हो जाएगा, आय कम होगा, इनकम कम हो जाएगा तो फार्मर का परचेजिंग पावर, क्रय क्षमता, फार्मर के जो परचेजिंग पावर है पीपी, वह भी कम हो जाएंगे। कम हो जाने का सेंस है, अगर फार्मर को नॉन एग्रीकल्चर आइटम, जो गैर कृषि उत्पाद है, जैसे किसी किसान को अपनी बेटी की शादी करनी थी, किसी को अपने बच्चे को पढ़ाना था, किसी को अपना घर बनवाना था, वह उस पर्टिकुलर साल में डिले करेगा या नहीं करना चाहेगा या अगले साल के लिए वह टालेगा। तो उस कंडीशन में अगर लड़की की शादी को वह नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर किया है, और अगर घर बनाना है उसको तो घर बनाने को भी वह नेक्स्ट ईयर के लिए ये किया है, तो उस कंडीशन में जो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसका डिमांड कम हो जाएगा। वेडिंग आइटम्स, जो विवाह से संबंधित वस्तुएं होती हैं, उसकी मांग कम हो जाएगी। साथ ही साथ जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं उसके डिमांड कम हो जाएंगे, नॉन एग्रीकल्चर आइटम्स। तो मांग कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, तो यहाँ पर प्राइस क्या होगा,
कम होगा, क्योंकि मांग ही नहीं है वस्तु को का, तो कीमत क्या होगी, कम होगी। कीमत कम होगी तो इस सेक्टर में रिसेशन आ जाएगा और इस सेक्टर में इन्फ्लेशन आ जाएगा। ये दोनों ही सिचुएशन क्या होगा, एक साथ जब इकोनॉमी में रन करेगा तो वह स्टैगफ्लेशन है। ये देखिए, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और यहां से क्वेश्चन पूछा। तो इकोनॉमिक्स में चीजें कुछ भी अलग नहीं है वही तो आप देख पा रहे होंगे। लगता है ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं एक और क्वेश्चन है, सॉरी। ये कंप्लीट इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ से इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ेंगे। अब यह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है तो यह अब नहीं पूछेगा। अब नेक्स्ट ईयर जब हम लोग एग्जाम देंगे तो हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को गैदर करेंगे। और देखें, और कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन और है, हाँ एक क्वेश्चन और है। इसको इसके बाद मैं ये करता हूँ, एडिट करता हूँ इसको। केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए, फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज करेक्ट। गैर योजनागत व्यय, अब योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय का, प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन मोदी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी खत्म कर दिया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड से, योजनागत योजनाएं बनती है, लंबे समय के लिए बनती है, ऑब्वियस सी बात है, वह एक साल से अधिक समय के लिए होगा। तो यहाँ पे गैर योजनागत व्यय पूछ रहा है तो मींस एक ही फिनेंशियल ईयर से रिलेटेड होगा जो उस पर्टिकुलर ईयर में खर्च होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, उस पर्टिकुलर ईयर में खर्च होने वाला व्यय क्या होगा, ब्याज भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट, वह क्या होगा, गैर योजनागत व्यय। व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी पर जो एक्सपेंडिचर होंगे वह लंबे समय के लिए हो, जो कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। एग्रीकल्चर पे होने वाला एक्सपेंडिचर लंबे समय के लिए होगा, जो कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। इन इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है, एनुअली हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, ये वह क्या, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। अब यहाँ पे भी आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड से, हालांकि ये तो मैंने क्लास में बताया है और क्लास में पढ़ाया भी है, इससे आपको आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो चीजों को समझिए, क्वेश्चन जो है आपके इकोनॉमिक्स में जो पूछे गए हैं ये सारे, अच्छा और भी क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन और है, ठीक है, टोटल 14 क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स। वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है। इंपॉर्टेंट है, यह पूछ रहा है क्या सत्य नहीं है, इसमें बहुत सारा बच्चा फंसा है। वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है, सही स्टेटमेंट है। ग्लोबलाइजेशन का यह इंपैक्ट पड़ा है। इससे प्रत्यक्ष निवेश का प्रवाह बढ़ा है, सही स्टेटमेंट है। तीसरा है, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स इन ग्रेटर देन इंपोर्ट, निर्यात की तुलना, आयात की तुलना में निर्यात में वृद्धि हुई है, नहीं, अभी भी हमारा जो है जो ट्रेड डेफिशिएट बहुत सारे देशों के साथ है, हमारा आयात बढ़ा है और निर्यात कम हुआ है। धीरे धीरे हम निर्यात पे भी काम कर रहे हैं। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो राइट आंसर इज डी। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो इजीली, अगर इंटरनेशनल ट्रेड में थोड़ी सी भी पकड़ है, थोड़ी सी समझ है आपकी, तो आसानी से यह निकल जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आप देख पा रहे होंगे जो सिलेबस है आपके इकोनॉमिक, सॉरी लास्ट क्वेश्चन हो गया, सिलेबस है आपके इकोनॉमिक्स के, वही सिलेबस है, इंटरनेशनल ट्रेड है, मॉनेटरी पॉलिसी है, सेशन है, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है वह वन लाइनर क्वेश्चन नहीं है, वह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। दूसरा, क्वेश्चन का लेंथ बड़ा है, लंबे लंबे क्वेश्चन है, तो आपको इसमें रीडिंग स्पीड आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए और क्वेश्चन के लेंथ को देख करके आप घबराए नहीं। और तीसरा इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक को करंट अफेयर से जरूर जोड़ें और सिलेबस को जो है, सिलेबस को ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें। इतना ही बृहद तरीके से पहले कम पढ़ के भी काम चला जा सकता था, अब वो संभव नहीं है। तो फाइनली पढ़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस को डिटेल्स में पढ़ें, साथ ही साथ जितना पढ़ें उससे अधिक क्या करें, उसको समझें। जितनी समझदारी डेवलप हो उतना ही उसको इंटरलिंक्ड करें दूसरे दूसरे टॉपिक के साथ, और जितना इंटरलिंक करें उतना ही उसका एक्सरसाइज करें। इस तरह के क्वेश्चन के साथ आप क्या करें, प्रैक्टिस, तो ही आप 70वीं बीपीएससी में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। 70वीं बीपीएससी टफ नहीं है, समझिए आसान हुआ है। अब कैसे आसान हुआ है, सबसे पहले तो एसएससी रेलवे की तैयारी करने वालों का भीड़ छट गया, भीड़ नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, आप जो है क्वालिटी क्राउड से कंपटीशन करेंगे। तीसरा, फैक्ट्स रटना मुश्किल होता था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल को कॉन्सेप्ट बनाना और उसको इंटरलिंक करना आसान है। अगर आप स्मार्टली काम करेंगे यह अधिक आसान है। और चौथा, क्यों आसान हुआ है, भीड़ में रियल इवैल्यूएशन नहीं हो पाता था, अब कम होगा,
तो सही इवैल्यूएशन सही तरीके से। तो इतने सारे चेंजेस हुए हैं, और इस चेंजेस के साथ ही 17वीं बीपीएससी को लेकर के क्या आपकी होनी चाहिए, उस रणनीति का पहला स्टेज होना चाहिए कि 9th बीपीएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चन में क्या परिवर्तन, और उस परिवर्तन में इंडियन इकोनॉमी में क्या चेंजेस, इसको हम लोगों ने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से देखा। कल के वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी में क्या चेंजेस हुए हैं वो देखेंगे। इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट के परिवर्तन को देखेंगे, और जैसे ही हम इसको समझेंगे और उसके बाद फिर एक बार एक सिलेबस का हमारा वीडियो होगा, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा आप कीजिए, थोड़ा हम करेंगे, और 17वीं बीपीएससी की क्या हमारी पार होगी। चलिए।